नेपाल के किस शहर में सबसे बड़े प्रदर्शन हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काठमांडू। अब इसके बारे में कुछ जान लें पहले। अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल की छवि एक शांत देश की है जिसने सीधे तौर पर किसी भी देश से जंग नहीं लड़ी है। कम आबादी वाले देश में सेना के पास भी सीमित संसाधन है, लेकिन नेपाल वर्तमान में एक गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है जो सितंबर 2025 में तेजी से भड़का। यह संकट मुख्य रूप से युवाओं, जिन्हें हम जेन जेड या जेनजी द्वारा नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों से उत्पन्न हुआ, जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रित है। 2008 में राजतंत्र समाप्त होने के बाद से ही नेपाल में 14 से अधिक सरकारें बदली हैं, लेकिन कोई भी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। यह नेपाल में जो जेनजी द्वारा चलाया गया यह आंदोलन है, उसके कई कारण हैं। कुछ तात्कालिक कारण हैं और कुछ अन्य कारण भी हैं। अगर मैं तात्कालिक कारण में बात करूं तो सोशल मीडिया बैन का मैं नाम ले सकता हूं। 4 सितंबर 2025 को सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का मानना था कि इसमें फेक न्यूज़ और घृणा फैलाई जा रही है, लेकिन युवाओं ने इसे राजनैतिक सेंसरशिप माना। वहीं दूसरे कारण में युवाओं का गुस्सा नेबो किड्स संस्कृति पर था, यानी राजनीतिक नेताओं के बच्चे लग्जरी लाइफस्टाइल, डिजाइनर बैग्स, विदेशी यात्राओं पर केंद्रित है, जबकि देश में बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार पर भ्रष्टाचार छिपाने का आरोप लगा, जिसके कारण वहां के युवा जेनजी उग्र हो गए। इन्हीं सब कारणों से वहां पर उग्र प्रदर्शन होना शुरू हो गया। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू में एक एनजीओ हामी नेपाल के आह्वान पर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहां के मेयर वालेन शाह ने इसका समर्थन किया और 9 सितंबर को संसद भवन पर हंगामा हुआ। कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आग के हवाले कर दिया और 9 सितंबर को ही सोशल मीडिया पर से बैन वहां की सरकार ने हटा दिया। यहां तक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। सेना ने पूरी तरह स्थिति को संभाला और इस प्रकार वहां पर धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में आने लगी और 12 सितंबर 2025 को सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया, जो उच्चतम न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें शपथ दिलाई और उनकी संस्तुति पर संसद को भंग कर दिया गया है और आम चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 5 मार्च 2026 तक को संसद का चुनाव कराया जाएगा। हालांकि अब सामान्य स्थिति लौटने लगी है, कर्फ्यू हटा दिया गया है, दुकानों और सार्वजनिक जीवन पर कुछ नियंत्रण कम हो गया है, अर्थात स्थिति धीरे धीरे, जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है, स्थिति वहां पर सुधार हो रहा है। अगला प्रश्न, नेपाल में युवाओं के असंतोष का एक बड़ा कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेरोजगारी और अवसरों की कमी। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया कि असंतोष का एक बड़ा कारण क्या है, वैसे तो हमने उत्तर बता दिया, बेरोजगार और अवसरों की कमी। लेकिन अगर कहें तो किसी भी कार्य के कोई एक कारण नहीं होते हैं। हाँ, कुछ कारण गौड़ होते हैं, कुछ मुख्य होते हैं। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो सबसे पहला तो तात्कालिक कारण सोशल मीडिया पर बैन था। सोशल मीडिया पर बैन जब 4 सितंबर 2025 को वहां की सरकार ने कर दिया, तो इसके विरोध प्रदर्शन में 8 सितंबर 2025 को जो नेपाल के युवा हैं, जिन्हें जेनजी कहा जाता है, वह सड़कों पर उतर गए। वहीं पर अगर देखा जाए तो वहां का युवा बेरोजगारी से, वहां के नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार किए से भी दुखित था और इन सभी बातों को लेकर एक असंतोष का बड़ा कारण उभर कर आया।
अगला प्रश्न, नेपाल का मौजूदा संकट किस प्रकार की चुनौती को उजागर करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात राजनैतिक अस्थिरता, दूसरा आर्थिक असुरक्षा और तीसरा लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो राजनीतिक अस्थिरता में जैसा कि हम देखते हैं कि 2008 में राजतंत्र समाप्त होकर वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ और लोकतंत्र स्थापित होने के बाद इन 17 सालों में वहाँ पर 14 बार सरकारें बदल चुकी हैं। तो निश्चित है सबसे पहले तो यही है कि वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता लाई जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती है। वहीं पर दूसरा आर्थिक असुरक्षा की बात करें तो निश्चित है जब सरकारें अस्थिर रहेंगी तो वह विकास कार्यों पर ध्यान नहीं देंगी और जब विकास कार्यों पर ध्यान नहीं देंगी तो लोगों के सामने अपनी आय कमाने के लिए संकट उत्पन्न होगा, ये भी एक चुनौती है। तीसरा लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरे की बात है। एक लोकतंत्र के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि एक मजबूत सरकार हो, लेकिन ये भी वहाँ पर कोई मजबूत सरकार नहीं है, बार बार सरकारें बदलती रह रही हैं, तो ये भी एक चुनौती है। इस आधार पर हमने अपना उत्तर ऑप्शन डी दिया। अगला प्रश्न, नेपाल का मौजूदा संकट भारत पर किस रूप में असर डाल सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगर इसकी बात करें तो जैसा कि ऑप्शन ए है सीमा व्यापार पर असर, दूसरा है सुरक्षा संबंधी खतरे और तीसरा है शरणार्थियों की संभावना। अब एक एक करके इसकी व्याख्या करते हैं। सीमा व्यापार पर असर, जैसा कि हम जानते हैं भारत और नेपाल की सीमा खुली हुई है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो निश्चित है यहाँ से व्यापार नेपाल को होता है, नेपाल से यहाँ होता है। तो जब इस तरह का वहाँ पर संकट उत्पन्न होगा तो निश्चित है व्यापार में गतिरोध उत्पन्न होगा और इसका व्यापार पर भी हमारे असर पड़ेगा। वहीं पर सुरक्षा संबंधी खतरे, अगर मैं उसकी बात करूं तो निश्चित है वहाँ से जो अराजक तत्व होंगे वो भागकर भारत में आकर छिपने की कोशिश करेंगे। इससे वह आकर जो क्रिमिनल होते हैं वह कहीं पर भी रहें, उनकी फितरत नहीं हटती है, वह वही काम आके भारत में भी कर सकते हैं। वहीं पर शरणार्थियों की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निश्चित है वहाँ से लोग अब क्योंकि कोई इनकम नहीं है, वहाँ पर सब कुछ जला दिया गया है, तो निश्चित है वहाँ पर कुछ कमाने लायक ऐसा पर्यटन में अब लोग जाएंगे नहीं, तो ऐसे में वहाँ के लोगों का भागकर भारत में आना बढ़ सकता है। इसलिए हमारे सामने शरणार्थियों की भी एक चुनौती हो सकती है। अगला प्रश्न, नेपाल में हाल ही में किस मुद्दे पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोशल मीडिया प्रतिबंध। अब इसके बारे में कुछ और जान ले। जैसा कि हम जानते हैं नेपाल की सरकार ने जो वहाँ पर सोशल मीडिया है उसने कहा कि आप यहाँ से लाइसेंस ले लें और उन नियमों को पूरा करें जो कि किसी भी देश में सोशल मीडिया चलाने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसके माध्यम से कई फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम किया जा रहा है। लेकिन जब 3 सितंबर तक वहाँ की सोशल मीडिया ने जब उस पर अपना लाइसेंस नहीं लिया तो 4 सितंबर 2025 को वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन वहाँ के जो युवा थे जिन्हें हम जेनजी कहते हैं, उनको ये लगा कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट किया गया है और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार छिपाने के लिए, बेरोजगारी के जो समस्या बढ़ी थी उसको, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके कारण वहाँ के युवा 8 सितंबर 2025 से उग्र हो गए। अगला प्रश्न, किस वर्ग ने इस आंदोलन को मुख्य रूप से नेतृत्व दिया? तो जैसा कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेनजे युवा। अब इसके बारे में जान लें। यह जेनजी जो हम शब्द बार बार प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब होता है यह एक समाजशास्त्री वर्गीकरण किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बच्चे जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, जो कि उस दौर में पैदा हुए जब इंटरनेट मौजूद था, सोशल मीडिया मौजूद था, इस तरह के प्लेटफॉर्म मौजूद थे, उनके बीच में उन्होंने जन्म लिया है। इन्हीं को जेन जेड के नाम से जाना जाता है।
अब इन्हीं को हम संक्षेप में जेनजी के नाम से पुकार रहे हैं। नेपाल में सरकार के खिलाफ विरोध के दौरान मुख्य नारा क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात पहला, इंटरनेट वापस दो, दूसरा, भ्रष्टाचार हटाओ, तीसरा, ओली इस्तीफा दो। अब इसके बारे में कुछ और जान ले। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका तात्कालिक कारण ही सोशल मीडिया पर प्रतिबंध था, तो निश्चित है सबसे पहले तो यही मांग किया गया कि इंटरनेट वापस दो, यानी जितने भी सोशल मीडिया बैन किए हैं उन्हें बहाल किया जाए। और दूसरा जो नारा था, भ्रष्टाचार हटाओ, निश्चित है वहाँ पर काफ़ी भ्रष्टाचार जो वहाँ के नेता थे, चाहे वह पक्ष के रहे हों चाहे विपक्ष के रहे हों, इतना भ्रष्टाचार किए कि उनके बच्चे विदेशों में एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे, जबकि वहाँ की जनता भूखमरी के कगार पर थी। इसलिए भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा था। वहीं पर तीसरा, ओली इस्तीफा दो। निश्चित है वहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली थे, तो सब दायित्व उन्हीं का था। ऐसे में कहा गया कि जितना भी कारण है उसके जिम्मेदार KP शर्मा ओली है, इसलिए यह नारा लगाया गया, ओली इस्तीफा दो। और जैसा कि हम जानते हैं कि 9 सितंबर 2025 को उन्होंने इस्तीफा भी अपना दे दिया। अगला प्रश्न, नेपाल के हालिया संकट ने किस पड़ोसी देश के साथ व्यापार को भी प्रभावित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। अब इसके बारे में कुछ जान ले। निश्चित है जब किसी भी पड़ोसी देश में कोई इस तरह का संकट होगा तो जितने भी पड़ोसी देश होंगे वे सभी प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं है कि चीन नहीं प्रभावित होगा, भूटान नहीं प्रभावित होगा, लेकिन यहाँ पर हम भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा भारत भी प्रभावित इससे होगा। और हमारा व्यापार काफ़ी हद तक कुछ नेपाल से भी होता था, वो हमारा प्रभावित होगा। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने नेपाल की स्थिति को जेन जेड क्रांति कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल जजीरा। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। अल जजीरा कतर का एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल है जिसका मुख्यालय दोहा में है। यह कतर सरकार द्वारा वित्त पोषित एक निजी मीडिया समूह है जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। वैसे यह नाम किसी एक के द्वारा अगर कहा जाए दिया गया तो ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि ये माना जाता है कि 1997 से लेकर 2012 तक जो भी बच्चे पैदा हुए उस समाजशास्त्री वर्गीकरण में उनको जनरेशन जेड में रखा जाता है, जिसे हम जेनजी के नाम से जानते हैं। और निश्चित है उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था, इसलिए हम इसे जेनजी आंदोलन या जेनजी प्रोटेस्ट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, नेपाल के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अब इसके बारे में कुछ और जान ले। जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल का संविधान 2015 में अस्तित्व में आया। नेपाल के संविधान में 296 अनुच्छेद तथा 7 अनुसूचियां हैं। विश्व के अन्य संविधानों की भांति नेपाल के संविधान की भी प्रकृति भी कई मायनों में अनूठी है। दुनिया के अन्य राज्यों की भांति नेपाल का संविधान भी एक संप्रभु राज्य की व्यवस्था करता है जिसमें सत्ता का स्रोत जनता है। उसी के अनुच्छेद 17 में स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, नेपाल में आंदोलन के दौरान किस देश की सीमा से आने जाने वाले ट्रकों को रोका गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न, नेपाल में वर्तमान संकट का सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात विदेशी निवेश रुकना, दूसरा व्यापार प्रभावित होना, तीसरा पर्यटन घट जाना। अब इसके बारे में कुछ और जान ले। जैसा कि पहला ऑप्शन है विदेशी निवेश रुकना, निश्चित है ऐसे देश में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर नहीं जाता है जहां पर राजनीतिक अस्थिरता हो और इस तरीके का
थोड़ी सी बातों पर वहाँ की जनता इतनी उग्र हो जाए, वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर जो फॉरेनर है वह जाकर अपना इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो निश्चित है वहाँ पर अब फॉरेनर इन्वेस्टर जाने से बचेंगे। निश्चित है दूसरा ऑप्शन है व्यापार प्रभावित होना। निश्चित है वहाँ के लोग भी अब व्यापार वहाँ करना उतना पसंद नहीं करेंगे और बाहर से भी जाकर कोई व्यापार करना पसंद नहीं करेगा, जिसके कारण वहाँ पर व्यापार भी प्रभावित होगा। और तीसरा है पर्यटन घट जाना। जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल एक टूरिस्ट कंट्री है, वहाँ पर बहुत से विदेशी पर्यटक जाते हैं। निश्चित है ऐसी स्थिति में जब वहाँ पर इतने गंभीर संकट है तो वहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा और इस प्रकार वहाँ के लोग जो पर्यटन पर आधारित होंगे उनकी भी आय घटेगी। लोग पर्यटन से जो इनकम होती थी सरकार को, वह भी अब उतनी इनकम नहीं होगी। अगला प्रश्न, नेपाल में आंदोलन के दौरान किस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यटन। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसा कि अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था कि नेपाल एक टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ पर विदेशों से बहुत से यात्री घूमने जाते हैं, लेकिन निश्चित है इस हालात में लोग जाने से डरेंगे, तो निश्चित है वहाँ का ये पर्यटन उद्योग पूरी तरह से प्रभावित होगा। अगला प्रश्न, नेपाल में इस समय आंदोलन का मूल केंद्र कौन सा मुद्दा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसा कि अभी हमने बात किया था कि 4 सितंबर 2025 को जब वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन कर दिया तो वहाँ के युवाओं को लगा कि हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको छीनी जा रही है। तो निश्चित है आंदोलन का यह मूल केंद्र था। वहीं पर भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि वहाँ के नेताओं के द्वारा ऐसे भ्रष्टाचार के किस्से सामने आ रहे थे। लोगों को लगा कि ये केवल अपनी झोली भरने में लगे हैं और ये आम जनता के लिए यहाँ के नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ के युवा आंदोलित हो गए। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने नेपाल की स्थिति पर चिंता जताई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। अब इसके बारे में कुछ जान लें। निश्चित है कि किसी भी देश में इस तरह का संकट होगा तो सभी देश चिंता जाहिर करेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे कई देशों का संगठन है जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो उसका चिंता जताना स्वाभाविक सी बात है, तो उसने चिंता जताई। तो इसका हमारा सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न, नेपाल सरकार ने कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 26। जैसा कि हम जानते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सहित 26 सोशल मीडिया पर वहाँ की सरकार ने प्रतिबंध लगाया था 4 सितंबर 2025 को, लेकिन आंदोलित होने के कारण, उनके युवाओं के कारण 9 सितंबर 2025 को फिर ये प्रतिबंध वहाँ की सरकार ने हटा दिया। अगला प्रश्न, नेपाल के किस प्रधानमंत्री को हालिया विरोध प्रदर्शनों के कारण इस्तीफा देना पड़ा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केपी शर्मा ओली। अब इसके बारे में कुछ जान लें। निश्चित है जब ये आंदोलन हुआ तो पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के नाते केपी शर्मा ओली की थी और उन पर ही ये बैन करने का आरोप लगाया गया, भ्रष्टाचार छिपाने का आरोप लगाया गया और यही इतना विरोध हुआ कि केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। हालिया संकट को किस नाम से जाना जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेन जेड प्रोटेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं जेन का मतलब यहाँ जनरेशन से है और जेड इसका नामकरण किया गया और प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना। अब इसका नामकरण कैसे पड़ा, अब ये जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एक समाजशास्त्री वर्गीकरण किया गया है, जनरेशन एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, उसी में से एक जनरेशन जेड है। ये जनरेशन जेड का वर्गीकरण 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए किया गया, क्योंकि इसी बीच में जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, यह ज़्यादा प्रचलन में आया और ऐसे जो बच्चे हैं वह इसी युग में पैदा हुए, तो उनके लिए एक वर्गीकरण किया गया जेन जेड। इसी को हम संक्षेप में जेन जी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न,
नेपाल की सरकार किस पर आरोप लगा रही है कि आंदोलन को बढ़ावा दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात ऑप्शन ए विपक्षी दल, दूसरा विदेशी ताकतें और तीसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसा कि हम जानते हैं, कभी भी कोई आंदोलन होता है तो निश्चित है वे सभी लोग इसके विरोध में आ जाते हैं जो मौके की तलाश में होते हैं। तो ऐसे में विपक्षी हमेशा ये काम करेंगे ही करेंगे कि जब भी सरकार अस्थिर होगी तो विपक्षी उसमें अपना मौके की तलाश करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर जब विदेशी ताकतों की बात करें तो निश्चित है जब भी कोई संकट आएगा तो जो भी देश उससे प्रभावित होंगे वह कहीं न कहीं अपना हित साधने के लिए अपनी पूरी ताकत वहाँ पर झोंक देंगे। वहीं पर तीसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये तो जग जाहिर है और इसको हमने कहा भी कि तात्कालिक कारण में इसकी गिनती करते हैं। तो निश्चित है नेपाल की सरकार यही सब आरोप लगा रही है कि ये सभी कारण है। अब तो नेपाल की सरकार इस समय इस्तीफा दे चुकी है, तो वह पुरानी बात हो चुकी है। अगला प्रश्न, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2006। इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र के पहले नेपाल में राजतंत्र था, लेकिन बाद में राजतंत्र को हटाकर वहाँ पे लोकतंत्र की मांग की गई और इस तरह लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुई। अगला प्रश्न, नेपाल का नया संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2015। अगला प्रश्न, नेपाल की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किस सेक्टर का है जो इस आंदोलन से प्रभावित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यटन। अब इसके बारे में कुछ जान लें। जैसा कि अभी हमने बार बार कई प्रश्नों में ये बात कही कि नेपाल का एक मुख्य आय का स्रोत वहाँ का पर्यटन है। वहाँ पर बाहर से बहुत से पर्यटक घूमने आते हैं, तो निश्चित है ये पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अगला प्रश्न, नेपाल में विरोध के चलते किस तरह की पाबंदी लगाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया और कई लोगों को इकट्ठा होने से, जैसा धारा 144 में कहा गया कि कई लोगों को इकट्ठा एक साथ होने से रोकने के लिए किया जाता है, तो यह सभी चीज़ें वहाँ पर की गई। अगला प्रश्न, नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजीकरण और लोकल कानूनों का पालन न करने के कारण। इसके बारे में कुछ और जान लें। नेपाल की सरकार लगातार जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल में काम कर रहे थे उनको रजिस्ट्रेशन के लिए बार बार कह रही थी और जो उनके लोकल कानून हैं उनका पालन करने के लिए कह रही थी। लेकिन जो इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उनके कंज्यूमर वहाँ कम होने के कारण वह बार बार उनको लगता था कि इससे हमारा ज़्यादा पैसा खर्च होगा, इसलिए वहाँ पर वह अपना रजिस्ट्रेशन और इत्यादि जो खाना पूर्ति है वह पूरा नहीं कर रहे थे, जिसके कारण वहाँ की सरकार ने नाराज होकर 4 सितंबर 2025 को सभी 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बैन लगा दिया। अगला प्रश्न, हालिया प्रदर्शनों में किस संगठन या वर्ग ने सबसे ज़्यादा भागीदारी की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्र युवा। अगला प्रश्न, नेपो किड्स हैशटैग क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजनीतिक नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ स्टाइल। जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ के जो युवा थे नेपो किड्स और नेपो बेबी करके हैशटैग चलाए थे, जिसके कारण वह दिखाना चाहते थे कि कैसे राजनीतिक नेताओं के बच्चे अपनी लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं, जबकि वहाँ की जो आम जनता है वह भूखमरी की शिकार हो गई है। अगला प्रश्न, नेपाल में मौजूदा संकट में किस वर्ग ने सबसे ज़्यादा दबाव सरकार पर बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छात्र युवा। अगला प्रश्न, नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किस साधन का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंसू गैस। अब इसके बारे में कुछ जान लें।
जैसा कि हम जानते हैं, कभी भी जब प्रदर्शनकारी उग्र हो जाते हैं तो पुलिस के पास कुछ एहतियात होते हैं जिनसे उन्हें रोका जा सके। सबसे पहले पानी की बौछार करते हैं, उसके बाद अगर नहीं होता तो आंसू गैस छोड़ते हैं, नहीं अगर उससे भी कंट्रोल होता तो हल्का लाठी चार्ज भी करते हैं और अंत में वह गोलीबारी भी करते हैं। तो निश्चित है यहाँ पर पानी की बौछार, आंसू गैस, लाठी चार्ज और गोलीबारी सभी हुई, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग मारे भी गए हैं। लेकिन भीड़ को तितर बितर करने के लिए ज़्यादा उन्होंने आंसू गैस का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, सिंह दरबार क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरकारी मंत्रालयों का मुख्यालय। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। सिंह दरबार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शेर का महल, यह नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक महल है। इस महल का निर्माण चंद्र शमशेर जेबियार ने जून 1908 में किया था। इसमें नेपाली सरकार के प्रशासनिक कार्यालय हैं, जिसमें प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय सभा और कई सरकारी मंत्रालय शामिल हैं। लेकिन जो 2025 में 8 सितंबर 2025 को जो ये आंदोलन चला भ्रष्टाचार विरोधी, इस विरोध प्रदर्शन में इस कार्यालय को नष्ट कर दिया गया। अगला प्रश्न, नेपाल में 2008 के बाद कितनी सरकारें बदली हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14। अगला प्रश्न, प्रदर्शन कब शुरू हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8 सितंबर 2025। अगला प्रश्न, काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह ने क्या किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रदर्शन का समर्थन किया। अगला प्रश्न, प्रतिबंध के कारणों में सरकारी दावा क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फेक न्यूज, नफरत फैलाना और ऑनलाइन धोखाधड़ी।